मैंने मजदूर के रूप में यहाँ ईंटें तसले उठाए थे, ईंटें लगाई थी, इसको मैं बनाया था। तो ये मेरे लिए किसी मंदिर या मस्जिद से कम नहीं। मैं एक छोटे से गांव से निकल के नई दिल्ली तक पहुंचा। तो व्यापार जगत में भी यही चीज़ होती है। बहुत से लोग व्यापार शुरू करते हैं, सफल नहीं हो पाते। वो कहानी पहुँच जाती है फिर आत्महत्या। और माई एमएसएमई करके भी एक ऐप है, उस पे भी ये स्कीम्स उपलब्ध हैं, वो लोग उस पे जा सकते हैं। एमएसएमई डीएफओ करके हमारे रीजनल ऑफिस है, वहाँ पे जाके ये सहायता ले सकते हैं। केवीआईसी के भी, खादी विलेज इंडस्ट्री के भी अपने ऑफिस है, जहाँ पे वो लोग इसको 11 स्टार्टअप हमारे देश के यूनिकॉर्न साबित क्या 2021 में। एक मजदूर से उद्योगपति। उद्योगपति, और वो भी बहुत अच्छा बड़ा रिनोन उद्योगपति। खराब खबरें सुनते हैं, बुरी खबरें सुनते हैं, चीज़ों का मनोबल टूट जाता है। उसको देख के 10 लोगों को और मनोबल टूटता है। तो सर, जो फेल हो रहे हैं, उनके लिए क्या है? अनकट गॉसिप के एक नए एपिसोड में आज हमारे साथ एक खास शख्सियत आने वाली है। आपको शख्सियत के बारे में बताएंगे ना, तो आपको भी इंस्पायर होने का मौका मिलेगा। जी हाँ, यूपी के एक छोटे से गांव से निकला हुआ एक लड़का, जो पहले अपनी बौद्धिक और शैक्षिक क्षमता में अव्वल काम करता है, और इसके बाद जिस तरीके से भारत सरकार के जो एग्जाम्स होते हैं, जो सबसे टफेस्ट माने जाते हैं, उस परीक्षा को पास करके भारत सरकार में अधिकारी बनता है। अधिकारी बनने के बाद वो उन जिम्मेदारियों में तत्परता से लग जाता है, जो कि समाज की सेवा करती, जो कि भारत को आगे बनाने के लिए, या हम ये कहें भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए जो नीतियां चाहिए होती हैं, जो जनता तक बातें पहुंचनी चाहिए होती हैं, दिन रात एक करके उन बातों को जनता तक पहुंचाते हैं। और इन सब के बीच भी सबसे बड़ी बात कि वो अपने लिए भी समय निकालते हैं, और उन समय जो निकालते हैं ना, उसमें उनकी जो प्रतिभा है लिखने की, आप सोचिए टाउनशिप के दिन, ये नाम भी कितना प्यारा लग रहा है। तो इसकी जो आत्मकथा है, वो खुद जिस शख्सियत से आप मिलाने जा रहे हैं ना, उन्होंने लिखी है। तो चलिए हम स्वागत करते हैं बहुत बहुत हमारे खास मेहमान, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय में असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं इस समय, डॉक्टर हरीश यादव सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अनब्लड गॉसिप में। धन्यवाद विक्रम। सर, सबसे पहले हम थोड़ा सा जर्नी जानना चाहते हैं आपकी, कि किस तरीके से जो अभी तक का सफर रहा है वो कैसा रहा है। मैं एक छोटे से गांव से निकल के नई दिल्ली तक पहुंचा, और चूंकि हमारा जो परिवार है वो उत्तर प्रदेश राज्य में एक छोटे से गांव न्योरा से संबंधित रहा है, तो जो हमारे पिताजी ने जो संघर्ष देखे, जो अपने पढ़ाई करते हुए जिन्होंने संघर्ष देखे, वो तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन उनसे हमें सीख मिली। उसके बाद फिर हम लोग उत्तराखंड में वीरभद्र नामक स्थान पर आ गए थे। वहाँ से मैंने स्कूलिंग की आईडीपीएल इंटर कॉलेज से, केंद्रीय विद्यालय से, और गढ़वाल विश्वविद्यालय से मैंने बीए और एमए की पढ़ाई की। उसके बाद मैंने पीएचडी हासिल की। ये सारा अध्ययन करने के बाद, क्योंकि मेरा विषय आर्ट्स का रहा था, मेरी उसमें रुचि थी, और समाज को देखने के लिए मैंने ये आर्ट्स के विषय चूज़ किए थे। मेरे पे ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स रहा था, और मेरा मकसद तब भी वही था कि मैं अपने समाज और देश के लिए कैसे काम आ सकूं। मेरे मन में वो नहीं था कि मुझे नौकरी करनी है, नौकरी के पीछे भागना है या पैसे कमाना है। केवल ये था कि जो नॉलेज है वो मैं कैसे एक्वायर करूं, कैसे मैं योगदान दे सकूं। उसमें मुझे काफ़ी अनुभूति अच्छी होती है अगर मैं ये इस लक्ष्य को हासिल करता। मैंने ये सब पढ़ाई करने के बाद फिर उत्तराखंड सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर ली थी मैंने। वहाँ पे कई साल काम किया, 7-8 साल बाद काम किया मैंने वहाँ। उसके बाद फिर मेरे पे ये विचार आया कि जो नीतियाँ हमारी बन रही हैं जी। देश में, क्योंकि नीतियों से ही सारा गवर्न होता है, पूरा देश, पूरे राज्य। तो फिर मेरे मन में आया कि अब मैं केंद्र सरकार में अपना योगदान करूं। मैंने यूपीएससी की परीक्षा पास की। 2013 में मैंने केंद्रीय सिविल सेवा को ज्वाइन किया, और असिस्टेंट डायरेक्टर एमएसएमई में मेरी पहली नियुक्ति हुई। वहाँ पे मैंने अपने जो भरसक योगदान था वो दिया। उसके बाद फिर आगे चल के मैंने इस समय मैं वित्त मंत्रालय में
एज ए सहायक निदेशक के रूप में कार्य। सर यहीं से मैं पहली बात यहाँ से एक मेरा पहला सवाल उठता है कि जो छात्र हैं आज के समय में, वो कोई भी एग्ज़ाम यूपीएससी हो, नीट हो, आईआईटी जेईई जो भी चीज़ हो, बहुत सारे लोग बैठते हैं, लेकिन हर आदमी सफल नहीं हो पाता है। हर छात्र नहीं हो सकता क्योंकि सीख लिमिटेड है, चीज़ें हैं। उसी की तरीके से अगर हम क्योंकि आप एमएसएमई में भी रहे हैं और इस समय वित्त विभाग में भी हैं, उसी तरीके से हम अगर देखें तो व्यापार जगत में भी यही चीज़ होती है। बहुत से लोग व्यापार शुरू करते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। वो कहानी पहुँच जाती है फिर आत्महत्या तक। तो सर इन दोनों ही जो धड़े, चाहे वो स्टूडेंट धड़ा हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, ये जो बढ़ती हुई आत्महत्या है, इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, ये बड़ा दुखद है कि जो आए दिन खबरें सुनने को मिलती हैं कि कई जगहों पे बच्चे जो हमारे नौजवान बच्चे हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। कई बार ये भी सुनने को मिलता है जी व्यापारी वर्ग है, उद्यमी है, वो भी आत्महत्या कर रहा है। तो इसमें दोष केवल एक तरह से बच्चों का या व्यापारियों का नहीं है। इसमें कई फैक्टर हैं कि जो बच्चे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे मैं ये मानता हूँ कि उनके पेरेंट्स की भी गलती, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस उन्होंने लाद दिए हैं, अपने जो एक्सपेक्टेशन उन्होंने बच्चों पे लाद दिए हैं, उसका वजन वो नहीं उठा पा रहे। और एक तरफ से जो पूरी होड़ लगी है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने ये देखा है अपने देश में, अगर हम कंपेरिजन करें थोड़ा सा डेवलप कंट्री से, डेवलप कंट्रीज में ऐसा नहीं है कि लोग नौकरी के पीछे भागे जा रहे हैं या नौकरी को वो प्रतिष्ठा का विषय बना रहे हैं। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग को, मेडिकल को एक प्रतिष्ठा का विषय लोगों ने बना लिया, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और वो ये नहीं समझते कि ईश्वर ने उन्हें हो सकता है कि बहुत अच्छी चीज के लिए बनाया, बिजनेस के लिए बनाया हो, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बनाया हो, क्योंकि उसमें एक बहुत ऊंची उड़ान है। तो जो बच्चे एजुकेशन में नौकरी नहीं ले पा रहे या नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो वो व्यापार की तरफ, बिजनेस की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि बिजनेस में बहुत अपॉर्चुनिटी है। और जो आप अभी भी अगर देखेंगे कि स्टीव जॉब्स जैसे ये जो बड़े उद्यमी हैं, ये सब लोग ऐसे नहीं थे कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार थे या केवल नौकरी का उन्होंने लक्ष्य रखा था। एक आइडिया ने उनकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। तो बच्चों से मैं यही कहता हूँ कि पहले अपने अंदर की जो आपके जो कोर फीलिंग है, जो कोर इच्छा है कि आप क्या चाहते हैं, उसको पहचानिए। पहले तो वो पहचानने की ज़रूरत है, बच्चे को भी और पेरेंट्स को भी। और वो जो इच्छा है उनकी, उसके अनुसार वो सब्जेक्ट चूज़ करें। अगर उनको लगता है कि वो नौकरी में कामयाब हो सकते हैं, तो नौकरी करें, और नहीं कामयाब हो सकते, तो इस समय बहुत संभावना है हमारे देश में, विदेश में, वो अपना बिज़नेस में आगे बढ़ें, वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ें। सर एमएसएमई के दौरान आपने कई लोगों से मुलाकात की, पूरे भारतवर्ष की आपने यात्रा भी की। तो व्यापारियों की चलते हैं, थोड़ा-सा हम बात करते हैं चीज़ों को लेके। व्यापारी वर्ग जब निकलता है तो उसे पता नहीं होता कि हमें कहाँ से सरकार से सहायता प्राप्त हो या किस तरीके से हमें वो सहायता प्राप्त हो सकती है। वो ऐड तो देख लेता है, वो लोगों से जानकारी तो मिल जाती है कि जैसे अगर हम कोई बात करें कि मुद्रा योजना या कोई भी सरकारी योजना हो कि उसके तहत हमें धन मिल सकता है। लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो कहाँ जाए। तो किस तरीके से आपने ये इस सेक्टर में या मंत्रालय सेक्टर में काम किया है? जी, हमने ये अनुभव तो बहुत पहले से किया था कि जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, इनफैक्ट हम अगर ये लें कि एमएसएमई में ही 40 से ज़्यादा स्कीम है। लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता कि इतनी सारी स्कीम है, और अलग-अलग मंत्रालयों में बहुत सारी स्कीम्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, बिज़नेसमैन के लिए हैं। व्यापारियों को 2021 में व्यापारियों को, ट्रेडर्स को एमएसएमई में शामिल किया था। तो एक उनमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, खुशी की लहर दौड़ी। तो अब जो स्कीम्स हैं, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया का दौर है, अब ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकली किसी ऑफिस जाना है या फाइलें ढूंढनी है या किताबें देखनी है। आप सारी जानकारी जो है वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो वेबसाइट पे जो माई एमएसएमई करके एक ऐप है, वेबसाइट है, उस पे सारी स्कीम्स दी गई हैं सरकार ने। ऑनलाइन उन स्कीम को भरा जा सकता है, उनका आवेदन। अच्छा, एक बार मैं चाहता हूँ कि हमारी जनता जो भी देख रही हो इस पॉडकास्ट को, उसको इस वेबसाइट के बारे में बताएँ और वो कैसे अप्रोच कर सकता है? जो लोग वेबसाइट पे नहीं जा सकते, वो दूसरे क्या माध्यम है जो अप्रोच कर सकते हैं? जी, एक एमएसएमई से रिलेटेड जो जितनी स्कीम्स हैं, वो dcmsme.gov.in पे उपलब्ध है।
और माई एमएसएमई करके भी एक ऐप है, उस पे भी ये स्कीम्स उपलब्ध हैं, वो लोग उस पे जा सकते हैं। पूरे देश में क्षेत्रीय कार्यालय हैं, एमएसएमई के क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो 29 से ज़्यादा हैं। हर राज्य में, बड़े राज्यों में ज़्यादा ऑफिसेज हैं, केवीआईसी के ऑफिसेज हैं, कोयर बोर्ड के हैं, एनएसआईसी के हैं। तो वहाँ तक वो जा सकते हैं और प्रत्येक जिले में एक जिला उद्योग केंद्र होता है, जहाँ पे वो ये सूचनाएँ प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। तो सर इन आवेदनों को देने के बाद लगभग जो प्रोसेस होता है, हर स्कीम का अलग-अलग खैर समय होता होगा, कुछ उसकी अपनी-अपनी जो हम लीगलिटीज़ की बात करें कि एक जो मिनिमम क्राइटेरिया होगी, लेकिन तब भी से लगभग कितने से लेके कितने लाख तक का लोन या कितने करोड़ तक का लोन सरकार के द्वारा व्यापारी वर्ग को मुहैया कराया सकता है या कोई चाहता है? देखिए, हमारी एक बहुत अच्छी स्कीम्स है, प्राइम मिनिस्टर जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, फ्लेक्सिबल स्कीम है और बहुत अच्छे इसके रिस्पॉन्स आए हैं। मैं ये मानता हूँ कि इस स्कीम्स ने एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाया है। गाँव, देहातों, कस्बों में लोगों ने इस स्कीम को अपनाया है। इस स्कीम में सरकार जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 50 लाख तक का लोन देती है। 50 लाख में मैक्सिमम 35% सब्सिडी देती है। इसका मतलब ये है कि जो 35% सब्सिडी है वो आपके लोन में से हट जाएगी। तो ये एक बेनिफिट है। दूसरा, सर्विस सेक्टर के लिए, ट्रेडिंग के लिए ये 20 लाख तक है। अगर आप इसको सक्सेसफुली चलाते हैं, तो 1 साल बाद आपको लगता है कि आपका ये बिज़नेस सक्सेसफुल रहा, तो 1 साल बाद या जब भी आपको लगे, तो आप इसको अपग्रेड करके ज़्यादा भी लोन ले सकते हैं। और ये स्कीम्स इतनी ईज़ी है कि मैं ये कहता हूँ कि पूरा ही सारा काम डिजिटल है। कहीं पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, किसी को भागने की ज़रूरत नहीं। पीएवीजीपी ऑनलाइन का एक लिंक है, उस पे जाके केवीआईसी की वेबसाइट पे जाके इसको भरा जा सकता है। अपने सारे जो डॉक्यूमेंट है, 3-4 डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा सकता है और सारा जो स्टेटस है, मोबाइल पे आता है कि अब आपकी फाइल अप्रूव्ड होगी, अब आपकी फाइल डीआईसी में चलेगी और बैंक में चलेगी। तो बहुत ईज़ी है, इसका वो फ़ायदा ले सकते हैं। सर यहाँ पे एक चीज़ आता हूँ। मार्केट में बहुत से हम जैसे देखते हैं कि बिचौलिए भी इस चीज़ के लिए हैं कि छोटे-छोटे जो गाँव कस्बे वाला छोटा व्यापारी है या जो दूसरे व्यापारी हैं जो लेना चाहते हैं लोन, तो बिचौलियों को किस तरीके से हटाया जा सकता है? क्योंकि वो एक आसान चीज़ को बहुत क्लिष्ट बना देते हैं। वो उनसे कहते हैं कि हमारे बगैर तो आपको मिल ही नहीं सकता। और दूसरी चीज़ ये होती है कि वो उसके एवज में कई बार रुपए भी ले लेते हैं पहले, जिसकी वजह से फिर वो बाद में काम नहीं होता। तो फ्रॉड और चीज़ें भी काफ़ी बढ़ी हैं इस चीज़ को लेके। इसको किस तरीके से सरकार रोकथाम की कोशिश कर रही है या किस तरीके के विज़न्स चल रहे हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्रों में भी जो एप्लीकेंट है, वो बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं होते या उतनी उनमें समझ नहीं होती कि किस तरीके से हम कंप्यूटर पे ये एप्लीकेशन भरें। तो उसमें कुछ बिचौलियों के पास उनको जाना पड़ सकता है। लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हर एक जिला उद्योग केंद्र में एक जिला उद्योग केंद्र होता है, वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं। और एमएसएमई डीएफओ करके हमारे रीजनल ऑफिस हैं, वहाँ पे जाके ये सहायता ले सकते हैं। केवीआईसी के भी, खादी विलेज इंडस्ट्री के भी अपने ऑफिस है, जहाँ पे वो लोग इसको मदद ले सकते देखिए, ये सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है, जो भी देख रहे होंगे और जो भी गाँव, कस्बे या जिले जहाँ भी रह रहे होंगे भारत के पूरे कोने-कोने में, उनको ये बात ध्यान देने वाली है कि हर जिला में कहीं न कहीं सेंटर्स हैं। तो आप कभी भी किसी भी बिचौलिए के झांसे में ना आएँ, सेंटर्स पे जाएँ, सेंटर्स पे जानकारी लें। बाकी सर ने जिस तरीके से हमें कहा कि खादी जो ग्राम उद्योग उनके भी सेंटर्स हैं, तो वहाँ पे जाइए आपको पूरी जानकारी मिलेगी, वहाँ के जितने भी अधिकारी हैं वो भी हैं और साथ के साथ नंबर्स भी हैं कि जो सीधे सेंटर में जाके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो क्या फ़ोन नंबर्स भी अवेलेबल होते हैं या कैसे? हाँ, बिल्कुल वेबसाइट पे उनके नंबर्स रहते हैं, उनसे वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अच्छे मार्गदर्शन के लिए वो वहाँ पे जाके कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, उसको वो अवगत करते हैं। तो सारी डिटेल्स, सारा जो प्रशिक्षण है उनको वहाँ दे दिया जाता है, कॉन्फिडेंस भी उनमें आता है। सर एमएसएमई में रहते हैं, अब आप इसी में लिस्ट में हैं, एमएसएमई में रहते हुए कई सारी नीतियाँ बनाने में आपका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है चीज़ों का, सरकार को आइडियाज़ देने में। अब उस बात को मैं थोड़ा स्टार्टअप्स की तरफ ले जाऊँगा। चलिए व्यापारी वर्ग की हमने थोड़ा-सा बात करी। स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे लर्निंग्स प्रोसेस होते हैं। लेकिन जो नई चीज़ देखने आई कि स्टार्टअप्स बहुत से फेल हो रहे हैं।
और उस फेल होने के नाते लोग बहुत डरने लगे हैं और बहुत गलत स्टेप्स भी उठ रहे हैं। उस पे क्या कहेंगे सर? जी आज का जो समय है, जो मैं कहूँ, तो आज का जो ट्रेंड चल रहा है वो स्टार्टअप का ट्रेंड चल रहा है। और मैं कुछ तथ्य बताना चाहता हूँ कि जो हमारे देश में स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, वो दुनिया में तीसरे नंबर का है। और हमारे देश में रोज पर डे एक स्टार्टअप बन रहा है। इस मामले में हम दुनिया में नंबर 1 हैं। और स्टार्टअप की संख्या में हम गिने चुने देशों में शीर्ष पे हैं। तो स्टार्टअप का जो इस समय जो एक एटमॉस्फेयर है, जो इकोसिस्टम है, सरकार ने बड़ी मेहनत से लोगों के विचारों को सुन के बड़ा काम किया जा रहा है स्टार्टअप पे ग्रो करने के लिए। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो 1970 के आसपास इंग्लिश लिटरेचर में स्टार्टअप का वर्ड आना शुरू हुआ। उस समय केवल वो उसमें लिटरेचर में शुरू हुआ। लेकिन इसको स्टार्टअप जो था वो 1730 में शुरू हुआ था, पहला स्टार्ट। क्या बात है सर! ये दर्शकों को फिर से बताना पड़ेगा, क्योंकि हम स्टार्टअप्स कह रहे हैं कि ये नई जनरेशन, ये 21वीं सदी का है, लेकिन आज 1700 की बात है, 17वीं शताब्दी में ये आ चुका है। बिल्कुल, कि 1730 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये जो प्रेस होती है, छपाई खाना, इसको लेके आया। और क्यों लेके आया? कि जब उसको मालूम चला कि अब ये जो नॉलेज है, ये जो ये हम जो ज्ञान है, इसको कैसे कंजर्व करें, कैसे रखना है, कैसे फैलाएं, तो ये आइडिया उसने वहां से शुरू किया। और उसके बाद आप देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति के बाद भी स्टार्टअप की संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और जो 2021 है, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि 2021 में 21 के वर्ष को हम लोग अपने हिंदुस्तान के एंगल से स्टार्टअप की बरसात बोलते हैं। स्टार्टअप की बरसात इसलिए हेड ऑफ स्टार्टअप। गोल्डन पीरियड ऑफ स्टार्टअप। क्यों? क्योंकि 11 स्टार्टअप हमारे देश के यूनिकॉर्न साबित क्या? 2021 में। अब यूनिकॉर्न आप जानते ही होंगे कि भाई 100 करोड़ की कंपनी बन जाए। कोई एक कंपनी, कोई एक आइडिया लेके आए और कंपनी बनाए और 100 करोड़ की कंपनी बन जाए, तो ये एक उपलब्धि की बात तो है उस एप्लीकेंट के लिए भी। और मैं समझता हूँ कि सरकार का भी योगदान तो है ही इसमें कि भाई इतना बड़ा वो। जो सारी सोच थी वो उसकी। सर, कुछ कहानियाँ भी तो होंगी, किस्से और कहानियाँ भी होंगी जो आपके सामने ज़मीन से, वो कहते हैं ना, फर्श से उठ के अर्श तक पहुँचने की। बिल्कुल, मैंने एक शख्स को बहुत करीबी से देखा है। और मैं एक वाक़या सुनाता हूँ कि वो एक अपनी बड़ी महँगी कार में अपने बेटे के साथ हाईवे पे कहीं जा रहे थे। और चलते-चलते वो एक रास्ते पे उस गाड़ी को उन्होंने रोका। जो वो शख्स थे, बड़े उद्योगपति हैं, आज की डेट में बड़े उद्योगपति हैं। तो उन्होंने वो अपनी गाड़ी को रोका और नीचे उतर के एक पुलिया सी थी सड़क के किनारे, उसको नमस्ते किया, उसको मत्था टेका। जो लड़का था वो बड़ा हैरत-अंगेज़ रूप से देख रहा था कि भई ये मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं? यहाँ तो कोई मंदिर भी नहीं है, कोई मज़ार भी नहीं है, कोई मस्जिद भी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ तो नहीं है, सड़क है, पुलिया है, अब क्यों मत्था टेक रहे हैं, क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो स्वाभाविक है कि बेटे ने पूछा कि पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ये कोई धार्मिक स्थल तो है नहीं। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा ये जो पुलिया है, इसको मैंने मज़दूर के रूप में बनाया। क्या? मैंने मज़दूर के रूप में यहाँ ईंटें तसले उठाए थे, ईंटें लगाई थी, इसको मैं बनाया था, तो ये मेरे लिए किसी मंदिर या मस्जिद से कम नहीं। एक मज़दूर से उद्योगपति। उद्योगपति, और वो भी बहुत अच्छा बड़ा रिनोन्ड उद्योगपति। तो वो जो उस बंदे को मैंने जो देखा करीबी से, तो उसने बहुत चीज़ें मुझको बताई कि एक टाइल की पंक्चुअलिटी, एक मेहनत और एक जज़्बा, एक उम्मीद, ये सब लेके वो आगे बढ़ा। और सरकार, भारत सरकार तो सबके साथ है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। स्कीम्स है, सबके लिए खुली है, बिना किसी भेदभाव के कोई आए, अप्लाई करे और इसको मतलब लाभ दे। सर, जिस तरीके से अब स्टार्टअप जब फेल होते हैं सर, तो फिर सरकारों को कैसे, क्योंकि स्टार्टअप फेल होने के बाद बहुत सी हम खराब खबरें सुनते हैं, बुरी खबरें सुनते हैं चीज़ों का,
मनोबल टूट जाता है, उसको देख के 10 लोगों का और मनोबल टूटता है। एक बड़ी हम इसको कह सकते हैं मिथ है कह लीजिए या फैक्ट कह लीजिए इस चीज़ों को, स्टार्टअप फेल चलिए सफलता तो हमने देख ली कि 11 यूनिकॉर्न 2021 में बने, स्टार्टअप हर दिन एक ना एक स्टार्टअप खोला उसमें से सक्सेस रेट भी अच्छा होगा। लेकिन जो फेल हो जाते हैं, जैसे कहा जाता है ना सर कि सब ऊँचाइयों को ही देखता है जो ऊँचाई पे पहुँच गया। लेकिन जो फेल हुआ है उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अनप्रेड गॉसिप यही वो प्लेटफ़ॉर्म ने सोचा है सर कि जहाँ पे हम उनकी बात करेंगे जिनकी कोई बात नहीं करता। तो सर जो फेल हो रहे हैं उनके लिए क्या है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये एक बिज़नेस का नेचर एक ड्यूल किस्म का होता है, ये नहीं ज़रूरी है कि हर कोई कामयाब हो जाए या बहुत बड़ा उद्यमी बन जाए। अनएक्सपेक्टेड रीज़न से कई बार बिज़नेस गिर जाता है या डूब जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन जो सरकार है, इनके लिए भी प्रयत्न करिए। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि कोई जब नया स्टार्टअप शुरू होता है, उसको मान्यता मिलती है, तो उसके लिए 3 साल तक इनकम टैक्स फ्री होता है। उसको जो लोन दिया जाता है अपना बिज़नेस चलाने के लिए। तो जो लोन दिया जाता है, सरकार ने उसको सीजीटीएमएससी ट्रस्ट है एक हमारा, सीजीटीएमएससी ट्रस्ट सिडबी, कुछ बैंक्स, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का एक ट्रस्ट है। तो जो लोन बैंकों द्वारा दिया जाता है, वो सीजीटीएमएससी ट्रस्ट के द्वारा 70% के आसपास उसकी क्रेडिट गारंटी सरकार देती है या ये ट्रस्ट देता है। तो इन केस अगर जेन्युइन रीज़न से किसी का बिज़नेस डूबता है या समाप्त होता है, तो वो जो 70% का जो लोन है, वो ट्रस्ट अदा करता है। ओके, इसलिए कि वो उस लोड से बच सके। कई बार जब कुछ ऐसे रीज़न्स होते हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ या कोई ऐसे रीज़न्स हो गए कि वो उसका बिज़नेस डूब जाता है, तो सरकार उसको रीफाइनेंस की भी सुविधा मतलब दोबारा उसको फिर दोबारा उपलब्ध कराती है। तो हमारी जो स्कीम्स हैं, केवल ऐसा नहीं है कि किसी को हैंड होल्डिंग की और छोड़ दिया, उसको छोड़ा नहीं, उसको पूरा खड़ा किया और उसके साथ भी हमेशा सरकार है, ये सीजीटीएमएससी ट्रस्ट है। बस शर्त इतनी है कि कोई भी उद्यमी है या कोई भी एंटरप्रेन्योर है, तो मेहनत और ईमानदारी से कार्य करे। सर बीच में जैसे स्टार्टअप जब शुरू करते हैं, बीच में कहीं कुछ दुविधा या समस्याएँ आती, वो कहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए 2016 में जो स्टार्टअप की नीति लेके आई थी सरकार, तो बाकायदा उसमें स्टार्टअप का एक पूरी वेबसाइट बना चुकी है और उस स्टार्टअप की वेबसाइट पे जो न्यू स्टार्टअप हैं, अपने को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। वहाँ पे एक स्टार्टअप हब बनाया हुआ है। उस हब का मतलब ये है कि उसमें स्टार्टअप जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं, मेंटर्स जुड़े हुए हैं, एक्सीलेटर्स जुड़े हुए हैं और ऐसे बैंक्स जुड़े हुए हैं, सब लोग मिलके एक हब बनाए हुए हैं। वहाँ सारी जानकारी उपलब्ध है और वो जो एप्लीकेंट है वो कनेक्ट हो सकता है, किसी भी मेंटर से मार्गदर्शन ले सकता है, सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे मार्गदर्शन ले सकता है और वहाँ पे सक्सेस स्टोरीज भी रखी हुई हैं। तो इस तरीके से जो पूरा जो हैंड होल्डिंग का प्रयास है, वो लगातार उस स्टार्टअप का उस वेबसाइट के थ्रू दिया जा रहा है। सर बात को थोड़ा आगे ले चलते हैं। एआई भूचाल मचा दिया है। मतलब हर जगह अब हम एआई की बात करते हैं, हमारे मोबाइल से लेके कामों तक में एआई पहुँच चुका है। नीतियों में कहाँ तक एआई पहुँचा? बिल्कुल विक्रम, जब हम आज के दौर की बात करते हैं या सोचते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली, क्योंकि हम लोग पाषाण युग तो नहीं देख पाए, क्योंकि पाषाण युग से सभ्यता शुरू हुई थी। आदमी ने पत्थर के हथियार बनाए, आगे बढ़ा, फिर पहिया आया, फिर आपका ये ईंधन के सोर्सेज आए। तो ऐसे करके जो ये युग आए कि कंप्यूटर युग आया, सूचना प्रौद्योगिकी का युग आया, ये हम लोग मतलब हमारा जन्म बाद में हुआ उस युग से। लेकिन इतना ये है कि हमने अपने जीवन में ये एआई का युग देखा, टेक्नोलॉजी के स टेक्नोलॉजी का युग देखा है और हम इसको माने तो 2013 के आसपास से इस युग की शुरुआत हुई है। हम ये मानते हैं 2013 से ये युग शुरू हुआ है और आपने देखा होगा कि ये सोशल मीडिया बना है कि आपका ये फ़ेसबुक आया है, व्हाट्सएप आया है, ट्विटर आया है, ये सब धीरे-धीरे करके
अब तो सब मेडिकल लाइन में भी, मेडिकल लाइन में भी रोबोटिक्स, हमारे मीडिया की लाइन में भी आप कहें तो अब एआई, बहुत से चैनलों ने एआई जो ये हैं एंकर्स वो यूज़ करने शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल। तो किस तरीके से नीतियों को लेके इसमें बदलाव है सर? तो हाँ, नीतियों में नहीं है, जब नहीं होती है तो समस्या वो दोनों का वही कहता है, जब नया मोबाइल आया था तो लोगों को समझ में नहीं आया कि इसका प्रयोग कैसे करना है चीज़ों का, तो इसमें किस तरीके से है सर? बिल्कुल देखिए, अब एआई ने में जो एक फ़ायदा पहला फ़ायदा ये बताता हूँ कि एआई ने स्टार्टअप को बहुत तेज़ रफ़्तार दी। आप ये देखिए कि जितने फ़िनटेक, केशन की कंपनियाँ जो हैं, आपके हेल्थ टेक हैं, इन सब में एआई का बहुत डिमांड है और एआई के थ्रू हम लोग इसमें काफ़ी चीज़ें हल कर सकते हैं। इनफैक्ट स्पेस तक की चीज़ों को भी, क्योंकि जो चीज़ें दुर्लभ हैं, उनको एआई बड़ा आसान कर रहा है, ईज़ी कर रहा है और यहाँ पे हम धीरे-धीरे करके एआई को और ज़्यादा आगे ला रहे हैं ताकि जो आम एंटरप्रेन्योर्स है, वो भी एआई तक अपनी पहुँच रखे या आगे बढ़ाए। और एआई के फ़ील्ड में अभी बहुत संभावना है कि हम लोग अपने एआई ऐप बना सकते हैं, टूल्स बना सकते हैं। एआई को कैसे हम लोग ट्रैफ़िक के मैनेजमेंट में उसको यूज़ कर सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, रेलवे के उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा फ़ील्ड है एआई का और जिस रफ़्तार से अब एआई आई है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में तो ये मतलब बहुत ज़्यादा इसमें क्रांतिकारी। क्रांतिकारी। सर जिस तरीके से हम लगातार एआई और चीज़ों के समय के साथ हमेशा जो तकनीक है वो विकसित होती चली जाती है। लेकिन जो माइंडसेट की बात करते हैं, अ, हम अगर बात करें चाहे माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, गूगल की बात करें, रिलायंस की बात करें या किसी भी चीज़ की, वो एक छोटी-सी शुरुआत हुई थी। उस छोटी-सी शुरुआत ने आज अरबों-खरबों का व्यापार खड़ा किया, ना केवल उसने बल्कि अगर बात की जाए तो चाहे जॉब क्रिएशन हो उसमें भी और चीज़ों का। तो सिर्फ वो माइंडसेट के बारे में थोड़ा-सा, क्योंकि बहुत से सवाल होते हैं कि अपने रतन टाटा कैसे सोचते रहे होंगे, धीरूभाई अंबानी जी कैसे सोचते रहे होंगे चीज़ों को लेके। तो आप लगातार लोगों से मिलते रहते हैं। जैसे आपने कहा कि 11 यूनिकॉर्न जो कंपनियाँ बनी हैं और भी, ये तो चलिए 100 करोड़ की हो गई। कोई किसी ने 20-25 लाख से 5 लाख से कंपनी शुरू की और वो आज की डेट में करोड़ों का बिज़नेस कर रहा है। तो सर उसके पीछे क्या होता है? जी। बिल्कुल, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफ़। क्योंकि जो आपकी लाइफ़ है या जो आपका बिज़नेस है, वो पूरा माइंडसेट का फंक्शन है। तो जिस हिसाब से हम अपना माइंडसेट लेके चलेंगे, हमारा बिज़नेस, हमारा जो एंटरप्राइज़ है उतना आगे बढ़ेगा। अब मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो मैंने अनुभव किया लोगों में या पढ़े-लिखे बच्चों में, तो नौकरी को वो प्रेफ़रेंस देते हैं, छोटे-मोटे काम को वो अहमियत नहीं देते। अब मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जो बड़े-बड़े हमारे बिज़नेसमैन हैं, पूंजीपति हैं, टाटा हैं, रिलायंस हैं या अडानी हैं, जो भी हैं, अब आप देखें तो वो कपड़ा भी बेच रहे हैं। आप देखें मसाला बेच रहे हैं और सब्जियाँ भी बेच रहे हैं। तो देखिए वही छोटे-छोटे काम कर रहे हैं। तो जो छोटे काम हैं, उसमें मार्जिन अच्छा है। ऐसा ना सोचें लोग कि भई छोटा काम है तो इसमें कोई आमदनी नहीं होगी या छोटा है तो हम ज़्यादा नहीं बढ़ पाएँगे। बहुत संभावना है, इसलिए तो इतने बड़े लोग ये कर रहे हैं। बिल्कुल सर, कहा भी जाता है रतन टाटा सर के बारे में नमक से है कि मतलब सबसे सस्ती चीज़ से लेके सबसे महँगी चीज़ जगुआर या आपको की एक्सपेंसिव कार के, वो सब कुछ बनाते हैं। बिल्कुल। तो कोई काम ना तो छोटा है ना तो कोई काम बड़ा होता है चीज़ों का। और इनोवेशन मैं मानता हूँ कि इनोवेशन का जो अगर आप हम लोग बात करते हैं अमेरिका की या इनफैक्ट अदर कंट्रीज़ की, यूरोपियन कंट्रीज़ की भी, कि भई वो अ, थोड़ा-सा स्पीड में कभी आगे हो जाते हैं या आगे चलते हैं। तो यूएसए की बात मैं करूँ, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे मंदी नहीं आती, वहाँ मंदी आती है और बड़ी ऐसे इफ़ेक्ट्स आते हैं मंदी से कि बहुत बुरे इफ़ेक्ट्स आते हैं। लेकिन वो अपने को मंदी से निकाल लेते हैं क्योंकि वो इनोवेशन करते जाते हैं, रिसर्च एंड रिसर्च करते जाते हैं। फ़ेसबुक वो ले आते हैं, सोशल मीडिया वो ले आते हैं, व्हाट्सएप वो ले आते हैं और जो चीज़ हम नहीं सोचते वो ले आते हैं, जी। एआई वो ले आते हैं। तो ये जो इनोवेशन है, इनोवेशन आज की डेट में बिज़नेस को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अगर छोटा-सा भी कोई काम कर रहे हैं, तो आप देखिए उसमें कि क्या इसमें हम इनोवेशन कर सकते हैं? तो इनोवेशन करने से हम अपनी डिमांड बढ़ा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इनोवेटिव माइंड के साथ एंटरप्रेन्योर्स को रहना चाहिए।
सर, एक जब आपने इनोवेशन की बात की तो आपसे जब पहली बार मुलाकात हुई तो आपने ज़िक्र किया था मुझे कि कोई ड्रोन बनाने वाला था। 1 करोड़ का कुछ पैसा ईएमबी या समथिंग देना था, लेकिन उसकी इनोवेटिव उस ड्रोन जो बनाने की थी उसको देख के सरकार ने उसका 1 करोड़ तक का माफ़ कर दिया। वो क्या स्टोरी थी सर? हाँ, देखिए 2016 के आसपास एमएसएमई मिनिस्ट्री ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। 2016 से पहले उद्योगों के जो रजिस्ट्रेशन होते थे, वो फिजिकली वे में होते थे, जिला उद्योग केंद्र में। कि 10 तरह के कागज़ लाओ, फिर फाइल बनाओ, फिर रखो, फिर एक ईएम पार्ट 1 होता था उद्योग से पहले, ईएम पार्ट 2 होता था उद्योग के बाद, और जो एप्लीकेंट है वो भाग रहा है, जिला उद्योग केंद्र दूर है, फिर इधर से भाग रहा है, उधर भाग रहा है, लास्ट में पता चला उसके कुछ कागज़ खो गए और वो आस छोड़ के फिर बैठ जाता है और निराश हो निराश उसका सपना डूब जाता था वो। मतलब पहले कदम पे ही अगर असफलता मिले, तो आप जानते हैं कि आदमी टूट जाता है। तो ये स्थिति उस समय चलती थी। इस स्थिति को मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा सरकार ने इतना जो क्रांतिकारी कार्यक्रम लेके आए कि उद्यम रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की। और उद्यम रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है कि आपको कहीं नहीं जाना, कहीं किसी से कुछ नहीं पूछना। आप अपना जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसको लेके ऑनलाइन अप्लाई करें और 2 मिनट में, मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक आप चाय बनाएँगे, उससे पहले ही आपका उद्योग रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मतलब इतना ईज़ी है, इतना ईज़ी और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कि आपका बिना वेरिफ़िकेशन के आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, वो नंबर मिल गया। अब इसके फ़ायदे कितने हैं? बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे आप अभी बता रहे थे कि वो एक ड्रोन वाला वाक़या, तो एक एंटरप्रेन्योर हैं, वो ड्रोन बनाते थे। उन्होंने अपना ड्रोन बनाने का काम शुरू किया। ये भी एक इनोवेटिव सोच थी, उन्होंने शुरू में किया। वो जो ड्रोन है, एक टेंडर निकला आर्मी का, उसमें उन्होंने अप्लाई किया। लेकिन उसमें जो ईएमडी थी, ईएमडी जो भरी जाती है, वो 1 करोड़ थी। वो नहीं दे प सकते थे क्योंकि छोटे उद्यमी थे। मैं दर्शकों को यहाँ थोड़ा-सा बताना चाहूँगा जो कभी भी गवर्नमेंट के टेंडर्स निकलते हैं तो उसमें एक अमाउंट होती है। जब तक कि वो टेंडर किसी को मिल नहीं जाता या भरने से पहले वो अमाउंट को रखी जाती है सरकार की तरफ से, ताकि जो भी टेंडर लेने वाला है वो सीरियस कैंडिडेट हो चीज़ों का। तो वो 1 करोड़ की ईएमडी थी। हाँ सर। बिल्कुल। तो अब उनके पास ये समस्या थी, लेकिन उन पे उद्यम रजिस्ट्रेशन था। उनको ये बात मालूम चली कि एमएसएमई के लिए ईएमडी एक्सेप्ट है। उन्होंने वो रजिस्ट्रेशन का पर्चा लगाया और वो पूरा भरा और किस्मत से उनको वो टेंडर मिल भी गया और उन्होंने वो मतलब सप्लाई किए और वो मुझे एक कार्यक्रम में मिले थे, तो बड़े खुशी हो के उन्होंने मतलब ये कहानी मुझे बताई। दूसरी एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि एक छोटी-सी दुकान किसी ने खोली किसी आइटम की हिमाचल प्रदेश में। तो उसने बड़ा वैसे बताया कि सर मैंने 2 दुकानें खोली अपनी और उसमें वो जो सर्टिफ़िकेट है उद्यम रजिस्ट्रेशन का मढ़वा के लगाया हुआ है। और सर वो लगा हुआ है मेरे दिमाग में, तो कभी कोई पुलिस वाले आते हैं तो कुछ कहते नहीं है, देख लेते हैं कि रजिस्टर्ड है। तो उन्होंने कहा कि पहले कई ऐसे होते थे कि लोग परेशान करने आ जाते थे, लेकिन वो देख के मेरे को बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है, कोई परेशान कर। तो चलिए सर, अब इस पॉडकास्ट को थोड़ा-सा अपने अंतिम पड़ाव की तरफ ले चलते हैं। लेखक की ये तो चलिए आपका पक्ष हो गया जो आपके लगातार आप जीवन भर में काम कर रहे हैं, सरकार के तहत रहते हुए। लेखक कैसे बन गए? और कभी-कभी देखा है कि गिटार भी आप बजाते हैं गानों का। हाँ, देखिए एक अंदर तो एक छुपा हुआ था कुछ, आप लेखक कह लें या कवि कह लें। तो जब प्रकृति के बीच में जाते हैं, प्रकृति के बीच में रहना हुआ या लोगों को भी अलग नज़रिए से देखा, तो अंदर ही अनुभूतियाँ होने लगती थी। और मैंने बचपन से ही कविताएँ लिखना शुरू कर दी थीं। कविताएँ लिखना, कहानियाँ लिखना और बड़ा मतलब सुकून लगता था। मैं कहता हूँ कि स्वांत सुखाए, अपने सुख के लिए। लेकिन कवि का धर्म वहीं पूरा नहीं होता कि केवल अपने सुख के लिए। अपना सुख तो ठीक है, लेकिन उसमें अगर कल्याणकारी चीज़ जुड़ जाए, किसी का भला हो जाए, तो एक सुकून आता है। तो जो मैं अपनी कविताएँ लिखता हूँ, अधिकतर प्रकृति पे होती हैं, मानस स्वभाव पे होती हैं और मोटिवेशनल होती हैं कि अगर हमारे विचारों से कोई
प्रेरित हो सके, अच्छा लगे, तो एक मन में संतोष तो होता ही है। और यही मैं मानता हूँ कि लेखकों का कर्तव्य होना चाहिए। जी सर, तो हमने देखा भी है सर, आज अगर लेखक नहीं होते, तो शायद ना तो हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता, ना ही हमें अपने गौरव के बारे में पता चलता है, चाहे वो महाभारत की बात करें, गीता की बात करें या कुरान की बात करें, किसी भी अगर ये लिखी हुई चीज़ें हैं तभी आए। तो सर, जो आप इंस्पायर करते हैं, जैसे आपने कहा कि प्रकृति के बारे में आप लिखते हैं, तो अभी तक आपने कौन-कौन सी बुक्स लिखी है और उसमें क्या कुछ हमें अगर सुनने को मिल जाए तो? मेरी 10 से ज़्यादा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं अलग-अलग विषयों पे। तो आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि काम करते हुए आप कोई अलग जो आप अंदर की चीज़ है, जो आपका हम वो कह सकते हैं ना वो कई बार एक्टिविटीज़ में हम जो करते थे कि हमारे क्या ख़ास है, वो चीज़ भी करते हैं इतने बिज़ी टाइम में। तो 10 पुस्तकें लिखना अपने आप में सर एक बहुत बड़ी पहले तो सर आपको उसके लिए बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद। और उसमें कुछ कविता संग्रह हैं, कुछ कहानियाँ हैं और कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। हालाँकि वो फ़ील्ड दोनों अलग-अलग होते हैं। और एक किताब शेरो शायरी पे भी है जो मैंने लिखी थी। कुछ हो जाए 1-2 वाली। अब आपने कहा है तो ज़रूर 2 पंक्तियाँ मैं सुनाना चाहूँगा, जो सकारात्मकता पे हैं। क्योंकि जितने हम सकारात्मक रहेंगे उतनी हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी और हमारा जो एक नज़रिया है ज़िंदगी के प्रति और समाज के प्रति, वो भी सकारात्मक रहेगा। तो ये मेरी 2 पंक्तियाँ हैं। जीने का हुनर नहीं आता बगैर मुस्कुराहट के, जिस्म रूह से और ज़िंदगी मुस्कान से रोशन है। बहुत गहरी वाली बातें कही। तो चलते-चलते सर युवाओं को, व्यापारियों को या जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि देखिए जो ये इंसान की जो ज़िंदगी मिलती है, ये बहुत अमूल्य है और अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो उन लोगों को देखिए जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन फिर भी वो पैरालंपिक में पदक जीत रहे हैं, एवरेस्ट चढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो सकारात्मक रहिए और कभी भी निराशा को गले मत लगाइए। अगर एक बार हार मिलती है, तो दूसरी बार प्रयत्न कीजिए, तीसरी बार प्रयत्न कीजिए, क्योंकि ईश्वर ये नहीं चाहता आपसे कि आप सफल हों या असफल हों। ईश्वर आपसे ये चाहता है कि जो जीवन है उसको बड़े तरीके से, सकारात्मक रूप से समाज के लिए योगदान देते हुए, राष्ट्र के लिए योगदान देते हुए आप जिए। और इसी के साथ बात खत्म करते-करते हम अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से एयर इंडिया जो क्रैश हुआ है या जो घटनाएँ घटी हैं और उसके बाद फिर उत्तराखंड में भी एक क्रैश हुआ जहाँ पे कुछ हमने अपने देशवासियों की जान खोई और विदेशियों की भी। तो उन सभी की आत्मा को ईश्वर शांति दे। धन्यवाद।